हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट 1, जिसमें आपको बताऊंगा जीके जीएस का किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है और इसका किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपके साथ 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस में जो कि दिया भी गया है कि 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल अवेयरेंस से होंगे। और जनरल अवेयरेंस का मतलब कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो इसी अकॉर्डिंग में किया है, यानी कि 40 क्वेश्चंस में सारे सब्जेक्ट्स को मिलाने की कोशिश की है। तो आपको बिल्कुल ये एग्जाम्स वाली फीलिंग आएगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरा पाषाण काल। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और इसी काल के अंतर्गत आपका जो कि पाषाण कालीन हम कह सकते हैं कि सभ्यता आती है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे अनअकैडमी के बीपीएससी के कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका 15 अक्टूबर से जो कि प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, 15 अक्टूबर से, यानी कल से। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं, बीपीएससी की फॉर्म्स को फिल किए हैं और चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको आगे इसकी कीमत काफ़ी महंगी पड़ सकती है। तो अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको नीचे दिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कर लेते हैं या फिर हमारे सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉफिट मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके लिए गोल्डन चांस है, आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आपका ये प्राइस जो कि बढ़ जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ले सकते हैं। अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में? देखिए, भीमबेटका गुफा जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में, कहीं कहीं पूछा भी जाता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ध्यान रखेंगे रायसेन जिले में। और कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जो भीमबेटका गुफा है वो इसका संबंध किस काल से है, तो ये याद रखेंगे नवपाषाण काल से। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये किस पर्वतमाला से घिरी हुई है, तो भीमबेटका गुफा के चारों तरफ जो है, ये चारों तरफ से कह सकते हैं कि विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है ये बात कि जुलाई 2003 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी शामिल किया गया था। कब? तो 2003 में। तो यहाँ से देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो इतना से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अतिसार, जिसको डायरिया इंग्लिश में कहते हैं, इसका कारण क्या होता है ये बताना है आपको कि अतिसार होने का कारण क्या होता है। अतिसार होने का कारण संक्रमण भी हो सकता है, विषाक्त भोजन भी हो सकता है, अपचक भी हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पहला बायो रिजर्व जो स्थापित किया गया था वो नीलगिरी बायो रिजर्व था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जिसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में स्थित है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। यूरोप का कॉकपिट के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, डेफिनेटली आपने गेस किया होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बेल्जियम। बेल्जियम बिल्कुल सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के जो सर्जक थे वो कौन थे। यानी कि प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है इनका किसने इसको बनाया था रॉक गार्डन को, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नेकचंद। ठीक है, नेकचंद, और उनका पूरा नाम क्या था, नेकचंद सैनी। याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि रॉक गार्डन को इन्होंने कब बनाया था। देखिए रॉक गार्डन को इन्होंने 1975 ईस्वी में बनाया था, जिस कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा इनको 1984 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु हाल ही में हुई थी, 2015 में इनकी मृत्यु
हुई थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व जो केंद्र होता है वो होता है कहाँ पे होता है बताइए। रनिंग के वक्त जो रनर होते हैं उनका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके पैरों के आगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बर्फ़ के टुकड़े, ठीक है, बर्फ़ का एक टुकड़ा है जिसको एक ग्लास शुद्ध जल में और एक ग्लास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा वो क्या होगा, जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा वो क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्कोहल में तैरती रहेगी लेकिन जल में डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं एक छोटा सा चीज़, इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए सबसे ऊंची तो आपको पता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो गुरु शिखर होती है, लेकिन सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पर शेर आता है। ठीक है, शेर, सेकंड नंबर पर शेर। इसको याद रखने के लिए छोटा सा आप तरीका याद रख सकते हैं, गुरु सा दिल। ठीक है, गुरु सा दिल। गुरु सा दिल का मतलब, गुरु का मतलब गुरु शिखर, सा का मतलब शेर याद रख सकते हैं, और दिल का मतलब जो कि दिलवाड़ा। तीन तो आपको याद रखना है क्योंकि तीन से ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस नहीं हो सकती है, लेकिन चौथा पूछा भी जाए तो आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ध्यान से पढ़कर बताइए कि चार ऑप्शंस आपके पास देखे, चार व्यक्तियों के नाम है और इनमें से आपको बताना है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि सी, यानी केवल और केवल एक और थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। देखिए अगर हम बात करें कि कुल सदस्य कौन कौन थे, तो अंबेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये भी थे। साथ ही साथ ये आप याद रखेंगे कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी थे, जो कि हम लोगों ने देख लिया। एक और याद रख सकते हैं के एम मुंशी, और ध्यान दीजिएगा अब थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ पे बी एल मित्रा थे। ठीक है, बी एल मित्रा, बी एल मित्रा के बाद इनके बाद जो थी इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे, और उसी तरह से डी पी खेतान भी थे, लेकिन डी पी खेतान के बाद में जो कि टी टी कृष्णामाचारी आ गए थे। तो ये दो चीज़ याद रखेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे एक और तीन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे डोलड्रम होना चाहिए था। ठीक है, डोलड्रम कटिबंध, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोलड्रम कटिबंध। तो बताइए कि डोलड्रम जो कटिबंध है वो कहाँ स्थित है, यहाँ पे छूट गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो डोलड्रम कटिबंध जो पड़ता है ये विषुवत रेखा के निकट पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, विषुवत रेखा कह सकते हैं या फिर भूमध्य रेखा के निकट पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये दिया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये स्थापित कब किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 15 नवंबर 1983 ईस्वी को। यह परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखने हेतु इसकी स्थापना की गई थी, और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है तो मुंबई में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है, तो सही आंसर क्या होगा, विद्युत हीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्युत हीटर में जो तार बना होता है वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। मोस्टली लोग यहाँ पे गलती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंगीकृत किया जाता है और एक लागू किया जाता है। अंगीकृत की जब बात की जाती है तो वहाँ पे 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चंस में अगर लागू रहता तो लागू रहता तो वहाँ पर हम क्या करते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अंगीकृत किया गया था या फिर अपनाया गया था, दोनों का मतलब एक ही हुआ, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप VVI मान करके याद रखेंगे, और इस क्वेश्चंस का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन जो कि हुआ कब था, 2003 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, या फिर कह सकते हैं कि नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था।
तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ कब था? तो आप बताइए कि नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो मैंने आपको क्या पूछा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद शाह। तो कब हुआ था मैंने पूछा था? तो 1798 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे 1798 ईस्वी में, ठीक है। और 1739 ईस्वी में किसका आक्रमण था? तो तैमूर लंग का आक्रमण था 1739 में। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगना हो जाए तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जो आपका ओम का नियम होता है वो क्या होता है? ओम का जो नियम होता है V बराबर आई आर, आपने याद किया होगा। तो V बराबर आई आर से हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पूछा क्या जाए कि विभवांतर को दुगना किया जाए। अगर मान के चलिए कि अगर हम पहले से अगर देखें तो यहाँ अगर हम यहाँ पे 2 भी करते हैं तो डेफिनेटली कि अगर हम यहाँ जो धारा होगा वो भी 2I करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर विभवांतर को हम दुगना करेंगे तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो भी दुगनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 39 के क में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा जो कि मरुस्थल क्षेत्र है, यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा किस देश के उत्तरी प्रदेशों में आच्छादित करता है? तो गोबी जो डेजर्ट पड़ता है ये मंगोलिया के साथ साथ चीन के उत्तरी प्रदेशों को ये भी आच्छादित करता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। भारत में कौन सा पड़ता है रेगिस्तान? तो आपको पता है थार रेगिस्तान, जो कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे जो कि बड़ा रेगिस्तान है, ये आप कह सकते हैं दक्षिण एशिया का। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र जो कि माना जाता है? सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है किसकी समाधि के कारण? नांदेड़ गुरुद्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें या फिर कह सकते हैं कि अंतिम गुरु थे। याद रखेंगे 10वें या फिर अंतिम गुरु। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ कि कभी कभी पूछा ये जाता है कि इनकी मृत्यु हुई कब थी? तो याद रखेंगे 1708 ईस्वी में। ठीक है, 1708 ईस्वी में। अच्छा, इनको एक और नाम दिया गया था, जैसे कि संत सिपाही भी इनको कहा जाता था। शायद आप ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, संत सिपाही। ठीक है, ध्यान रखेंगे संत सिपाही इनको कहा जाता था। और उसी तरह से इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनका गोविंद राय। ध्यान रखेंगे गोविंद राय। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध होता है वो किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो आपने वो फार्मूला डेफिनेटली पढ़ा ही होगा कि जो रेसिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? तो L यहाँ पे रो और नीचे आपका जो कि हम कह सकते हैं एरिया के बराबर। ये आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो रेसिस्टेंट होता है ये किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ये इसकी लंबाई होता है और ये क्या है? प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो कि देहरादून से। ठीक है, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि आर्थिक नियोजन के युग के आय में कृषि का हिस्सा जो है आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता जा रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो कृषि का हिस्सा है, ठीक है, कृषि का हिस्सा जो आरंभ से ही अब क्या होता है कि वो निरंतर कम होता रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कम होता रहा है। जो कृषि आता है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो ये फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी मिलता है वो किस सेक्टर से? थर्ड सेक्टर। और थर्ड सेक्टर को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में ग्वालातीरी जो ज्वालामुखी है वो अवस्थित है? ग्वालातीरी ज्वालामुखी जो स्थित है वो चिली में स्थित है। ठीक है, चिली में। चिली की राजधानी क्या होती है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। ये आप याद रखेंगे, सेंटियागो। कहाँ पे पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप कह सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकलने वाले 2 अखबार कौन से थे। तो एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया जो अखबार के आपको बताना है 2 अखबार यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ और साथ ही साथ न्यू इंडिया, ये दोनों की दोनों जो कह सकते हैं पेपर थी वो एनी बेसेंट जी के, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होता है। मिरात उल अखबार किसका था। तो मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय का था, जो कि फारसी में इन्होंने यह लिखा था। और साथ ही साथ लीडर की बात करें तो लीडर जो था मदन मोहन मालवीय जी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक अपने नगर कोष अनुपात जिसको CRR कहते हैं वृद्धि करेगा तो इसके अर्थव्यवस्था के बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है कि तरलता में कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के अगर आप चाहते हैं कि पूरे एग्जाम्स तक आपको NTPC का सेट्स कराया जाता रहे तो आप हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से रोज़ाना मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल आपको एग्जाम्स के पैटर्न पे क्वेश्चंस को सजाया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे तो RK शनमुखम सेठी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमथ बसई कार्यक्रम चलाया गया था। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा करंट पे, क्योंकि करंट भी तो पूछा ही जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस मिक्स करके दिए गए थे। ठीक है, तो देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमथ बसई कार्यक्रम चलाया गया था। तो हाल ही में स्टार्ट किया गया नमथ बसई कार्यक्रम, जो कि केरल के सरकार के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि ये नमथ बसई कार्यक्रम है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए चलाया गया था ये कार्यक्रम, नमथ बसई कार्यक्रम। ठीक है, केरल के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उदर वायुरोधी जिसको कह सकते हैं एब्डोमिनल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि ये वो दवा होती है, कह सकते हैं कि ये वो दवा होती है जो कि आंतों में गैस को कम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में NTPC ने रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर बुनियादी ढांचा विकसित किया। NTPC रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों ने राइट आंसर गेस किया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए IAF यानी कि जो कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ऐप किसने जारी किया। ये हाल ही में जारी किया गया था, जो कि RKS भदौरिया के द्वारा, जो कि IAS नहीं यार, इंडियन एयरफोर्स के ये प्रमुख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे RKS भदौरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। तो ये घोषणा किया गया तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लास्ट में आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 40 से कितना स्कोर किया, ताकि मुझे पता चल सके कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए या फिर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्या कह रहा था कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बहुत ही फेमस है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 8 मार्च जो कि कई बार पेपर में पूछा जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 29 जून क्यों फेमस है, तो 29 जून को आपको पता होगा PC महालनोबिस के जन्मदिन होता है और उसी दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण मरासिमस और क्वासियोकर जो बीमारी होती है, बताइए किसकी कमी के कारण मरासिमस और क्वासियोकर बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शंस नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन दोनों के कारण होता है। ठीक है, दोनों के कारण। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये किस में होता है, ये बीमारी जो होता है वो, ये आप मानकर चलते हैं कि 4 साल से कम जो बच्चे होते हैं उन्हीं में ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए। हाल ही में इसको जो कि विकसित किया गया था ब्राज़ील द्वारा, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या, एमाजोनिया फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, एमाजोनिया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई महापरवाना योजना किसके लिए संबंधित है या फिर किसके लिए एक प्रयास है। महापरवाना जो योजना, इसका संबंध है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि डायरिया या फिर कह सकते हैं ज्वलनशील श्लेष्मल झिल्ली, त्वचा पर सल्की दाग के जो लक्षण होते हैं वो किसके परिणाम देखे जाते हैं। बताइए कि किस बीमारी के ये परिणाम देखे जाते हैं। तो ये जो परिणाम होते हैं पेलाग्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसको स्टिक करेंगे। और पेलाग्रा जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बीमारी को किस दवा से ठीक किया जा सकता है, तो याद रखेंगे निकोटिनामाइड दवा से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन भी दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि किस भारतीय अधिकारी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए बन सकता है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए यानी कि सुमन गवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आउट ऑफ 40 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। ठीक है, चलिए, और आपके लिए 2 क्यूज का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है और नीचे कमेंट्स करके इसका बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये कि हैजा, टाइफाइड या फिर पीलिया उन रोगों से अभिजात उदाहरण हैं जो फैलते हैं, बताइएगा किससे फैलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में ऐंठन हो जाती है, इसके जमाव के कारण होता है, यानी कि किसके जमाव के कारण होता है ये बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।